चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है, एलटी भर्ती परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर का एक महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ। जो ये टेस्ट है वो आपके पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। ये कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। देखिए, जो प्राथमिक कक्षाओं में हम पर्यावरण पढ़ाने का जो सबसे अच्छा, अगर प्रभावशाली अगर माध्यम की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, व्याख्यान विधि दिया है, रटने की विधि दी है, और गति विधि आधारित शिक्षा है, और तनावात्मक विधि है। तो क्या बता सकते हैं कि कौन सा है? सी। सर सी। तो बिल्कुल ठीक है, इसका राइट आंसर है जो सी है। ठीक है, जितने भी ऑनलाइन जो बच्चे इसे देख रहे हैं तो वो भी आंसर देंगे कि एक मूर्ख दर्शक की तरह तो बिल्कुल मत बनिए, अन्यथा छोड़ दीजिए इसे। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शिक्षण सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। यह विस्तृत सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना, या तथ्य का स्मरण करना, या हाथों से अनुभव और अवलोकन को बढ़ावा देना, या फिर डी आपका केवल पढ़ने और लिखने के कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? सी। सर सी। सी, कि हाथों से अनुभव और अवलोकन को बढ़ावा देना। तो बिल्कुल सही है, एज राइट आंसर है। अब देखिए, तीसरे नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में निर्माणवादी दृष्टिकोण का की मुख्य विशेषता कौन सी है। यहाँ पर देखिए, शिक्षक केंद्रित निर्देशन है, या केवल व्यक्तिगत सीखने पर जोर, या फिर छात्रों द्वारा अपनी समझ का निर्माण, या फिर मानकीकृत परीक्षणों पर क्या ध्यान केंद्रित करना। तो बताइए क्या है? सर सी ऑप्शन। पक्का? सी सर ऑप्शन। सी। चलिए, बिल्कुल सही है। आप क्या करें, छात्रों द्वारा अपनी समझ का निर्माण। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये चौथे नंबर का प्रश्न है, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं, प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है ए, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, या फिर पर्यावरण के प्रति समझ और चिंता विकसित करना होता है, या केवल विज्ञान के जैविक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना है, या फिर उन्नत पर्यावरण कानून सिखाना। सर बी। सभी। सर बी ऑप्शन। बी? सर बी। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो ये पर्यावरण के प्रति समझ और चिंता विकसित करना होता है। ठीक है, अब देखिए, बेसिकली अगर पांचवें नंबर का प्रश्न देखें तो छात्रों की समझ का मूल्यांकन करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। ठीक है, हम छात्रों का अगर मूल्यांकन करने की बात करें तो बार बार लिखित परीक्षाएं, या निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, या केवल मौखिक परीक्षाएं, केवल वार्षिक परीक्षाएं। सर बी। सभी। बी। सर बी? तो बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे हैं कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से क्या होती है, छात्रों की समझ और मूल्यांकन को उपयुक्त तरीके से बढ़ाने की रणनीति होती है। अब यहाँ पर देखिए, छठे नंबर का प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ाते समय सबसे अच्छा शैक्षणिक दृष्टिकोण क्या होगा। पाठ्य पुस्तकों में चित्र दिखाना, या छात्रों को एक वनस्पति उद्यान में ले जाना, या फिर पौधों के वर्गीकरण पर व्याख्यान देना, या फिर पौधे पर पढ़ाई का असाइनमेंट देना। सर बी। सर बी सभी। ऑप्शन। पक, सर बी। पक्का? ठीक है, कि अगर हम छात्रों को पौधों के बारे में समझाते हैं तो छात्रों को क्या करेंगे, एक जो उद्यान है, वनस्पति उद्यान में ले जाएंगे, तो वहाँ पर वो और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए, ये आप देख पा रहे होंगे, सातवें नंबर का प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन को अन्य विषयों के साथ प्रभावी ढंग से कैसे एकीकृत किया जा सकता है।
ये बताना है आपको कि यहाँ पे दिया है अन्य विषयों से अलग करके पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना या फिर अंतर्वार्षिक परियोजना और क्या है विषयों का क्या है उपयोग करके, ये सी वाला देखिए, केवल पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करना या फिर अन्य, यहाँ पर डी दिया है अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने से बचना। सर बी। पक्का है? सर बी। सर बी। सर बी। पक्का है? हाँ सर। ठीक है कि अंतर विषय परियोजनाओं और क्या है विषयों का उपयोग करके। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 8वें नंबर का प्रश्न है, सभी बच्चे आंसर देंगे जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में छात्रों के प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। पर्यावरण का अगर हम प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों का तो उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो ये बताना है। केवल सहकर्मी मूल्यांकन होगा या फिर केवल शिक्षक मूल्यांकन होगा, केवल छात्र द्वारा आत्म मूल्यांकन या फिर आत्म मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन और शिक्षक मूल्यांकन का संयोजन। सर डी। सर डी। डी होगा पक्का? चलिए ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन क्या है एज ए राइट आंसर है, ठीक। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 9वें नंबर का प्रश्न है, ये क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में फील्ड ट्रिप की क्या भूमिका है। प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन प्रदान करना, यह नियमित कक्षाओं में एक ब्रेक देना, या छात्रों को तथ्यों को स्मरण कराने में मदद करना, यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को अच्छे ग्रेड मिले। सर ए। सर ए। सर ए। ये है, बिल्कुल सही कह रहे हो कि अभी प्रत्यक्ष अनुभव और क्या अवलोकन प्रदान करना, अभी तक आप लोग सही जा रहे हैं, एक भी प्रश्न गलत नहीं और क्या, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 10वें नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में जो क्या थीमेटिक दृष्टिकोण फायदेमंद है क्योंकि यह शिक्षक के दायरे को एक ही विषय तक सीमित करता है। बी आपका कह रहा है कि पर्यावरण के बारे में अलग अलग तथ्यों को प्रदान करता है, या सी एक केंद्रित विषय के आसपास विभिन्न विषयों को एकीकृत करता है, या फिर रटने पर ध्यान केंद्रित करता है। बताइए। सर बी। सर बी। सर बी आंसर। अच्छा, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। ये कहता है कि एक केंद्रीय विषय के आसपास विभिन्न विषयों को एकीकृत करता है, ठीक है। आपका सी ऑप्शन है जो राइट है। अब वहीं हम 11वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में अनुभवात्मक शिक्षा का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रदूषण पर व्याख्यान सुनाना, या फिर वन्य जीवों के बारे में एक अध्याय पढ़ाना, या फिर पानी के फिल्टर पर एक प्रयोग करना, या फिर पाठ्य पुस्तक से परिभाषाएं याद कराना। सर सी ऑप्शन, पानी के फिल्टर पर। सर सी। ठीक है, ये कह रहा है कि पानी के फिल्टर पर एक क्या है प्रयोग करना एज ए राइट आंसर। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 12वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में कौन सी शिक्षण विधि छात्रों को अवलोकनात्मक क्या सोच और समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यहाँ पर पारंपरिक व्याख्यान या फिर परियोजना आधारित शिक्षा, या रटने की विधि, या बोर्ड से यह नोट्स कॉपी करना। सर बी। परियोजना। सर बी। परियोजना बिल्कुल सही है कि आपका 12वीं का बी ऑप्शन सही है, परियोजना आधारित शिक्षा, ठीक है। देखिए अब 13वें नंबर का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा क्योंकि आपका पर्यावरण से एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन निश्चित रूप में बनेगा, तो यह देखिए। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13वें नंबर का कि कौन सी गतिविधि छात्रों को जैविक विविधता की अवधारणा को समझने में सबसे अच्छी तरह मदद कर सकती है। टीवी पर एक विस्तृत चित्र दिखाना, विभिन्न पौधों से पत्ते एकत्रित करना और उन्हें वर्गीकृत करना, या फिर जैव विविधता का एक पाठ्य पुस्तक अध्याय पढ़ाना, या वन्य जीव संरक्षण पर निबंध लिखना।
सर बी सर बी सभी सर बी बी पक्का? बी चलिए सही है कि हम क्या करेंगे, विभिन्न जो पौधे के जो पत्ते हैं, पत्तों को एकत्रित करके उनका वर्गीकरण करेंगे कौन सा ये है। ठीक है। अब यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों का अध्ययन छात्रों के लिए प्रासंगिक कैसे बनाया जा सकता है। केवल वैसे मुद्दों पर चर्चा करके बनाया जा सकता है, या छात्रों के अवलोकन और अनुभवों को शामिल करके किया जा सकता है, या फिर सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करके, या फिर जो चौथा है, केवल पर्यावरण पाठ्य पुस्तक और लिखित सामग्री का उपयोग करके। सर बी छात्रों बी के ज्ञान और अनुभव। सर बी बी। आप कह रहे हो कि यस सर। छात्रों के अवलोकन और अनुभवों को शामिल करके, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 15 नंबर का प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में निरंतर मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है। तो यहाँ पर लाभ के बारे में बात करें तो जो निरंतर मूल्यांकन का मुख्य लाभ है कि शैक्षिक जो वर्ष के अंत में आयोजित मूल्यांकन, या छात्रों के प्रगति की निरंतर निगरानी, या फिर केवल कागज पेंसिल परीक्षण, या फिर छात्रों की उपस्थिति के आधार पर मूल्यांकन। सर बी सर बी बी। सर बी चलिए ठीक है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि छात्रों की प्रगति की निरंतर निगरानी की जाएगी, तो ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 15 नंबर का प्रश्न है, 16 नंबर का। ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है। कक्षा को आकर्षक बनाने के लिए, या फिर बी विभिन्न सीखने की शैलियों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या फिर शिक्षक के काम को कम करने के लिए, या फिर छात्रों को चुप रहने के लिए। चलिए आंसर दीजिए। सर बी ऑप्शन नंबर बी। जल्दी, जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो ये भी भी सही आंसर लग रहा दीजिए है। बच्चों। चलिए, आपने कहा कि सर बिल्कुल बी ठीक है कि विभिन्न सीखने की शैलियों की ज़रूरतों को क्या करना, पूरा करने के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, पर्यावरण अध्ययन सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं। तो जब हम विभिन्न जो सीखने की शैलियाँ हैं, वो ज़रूरतें जो हमारी होती हैं, उनको हम पूरा करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 17 नंबर का प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है कि पर्यावरणीय जागरूकता विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी जो रणनीति कौन सी है। तो पर्यावरण व नियमों का पालन न करने पर छात्रों को दंड देना, या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चर्चा और गतिविधि में छात्रों को सम्मिलित करना, या पर्यावरणीय मुद्दों पर लंबे व्याख्यान देना, या छात्रों को तथ्य को याद करने के लिए विस्तृत नोट्स प्रदान करना। सर बी सर बी बी बिल्कुल ठीक है कि आप बी की तरफ जा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चर्चा और गतिविधियों में क्या है ना, छात्रों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो इसलिए क्या हो सकता है, जागरूकता और अच्छी बन जाएगी। अब हम बात करेंगे 18वें नंबर के प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सहारा देना का क्या मतलब है। तो यहाँ पर निर्माण में उपयोग की जाने वाली एक अस्थायी संरचना, या फिर छात्रों की सीखने को बढ़ावा देने के लिए समर्थन प्रदान करना, या फिर छात्रों को वास्तुशिल्प डिजाइन के बारे में सिखाना, या फिर छात्रों को अधिक होमवर्क असाइन करना। सर बी सर बी सर बी बी। बी ना, तो बिल्कुल ठीक है कि आपने बी कहा। तो क्या है, छात्रों की सीखने को बढ़ावा देने के लिए समर्थन प्रदान करना। चलिए अब हम देखेंगे 19वें नंबर के प्रश्न को। 19वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन में प्रामाणिक मूल्यांकन विधि कौन सी हो सकती है। बहुविकल्पी परीक्षण, या निबंध लेखन, या पोर्टफोलियो और परियोजना कार्य, या फिर रिक्त स्थान भरना। सर सी सी सी। आप क्या करोगे, बिल्कुल ठीक है कि पोर्टफोलियो और शांति परियोजना कार्य। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 20वें नंबर का प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में छात्रों को उनकी सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए शिक्षक
कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? उन्हें अधिक होमवर्क देकर या उन्हें सीखने के लक्ष्यों और आत्म मूल्यांकन में शामिल करके, या फिर केवल पाठ्यपुस्तकों का सख्ती से पालन करके, या फिर इंटरएक्टिव गतिविधियों को कम करके? सर बी। सर बी। बी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है प्रदूषण पर चर्चा करते समय एक शिक्षक छात्रों से उनके समुदाय में देखे गए प्रदूषण के प्रकारों की सूची बनाने के लिए कहता है, यह गतिविधि किसका उदाहरण है? यहाँ पर निर्देशित खोज, या फिर प्रत्यक्ष शिक्षा, या रटने की विधि, या फिर निष्क्रिय शिक्षा? सर बी। बी। प्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष शिक्षा, तो बिल्कुल ठीक है, प्रत्यक्ष शिक्षा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 22वें नंबर का प्रश्न है। 22वें नंबर का प्रश्न कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना मानचित्र का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, जब हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो संकल्पना मानचित्र का उपयोग करने का क्या लाभ होता है? वे तथ्यों को जल्दी याद करने में मदद करता है, या वे अवधारणाओं के बीच में संबंधों की समझ को बढ़ा देता है, या फिर उन्हें ग्रेड करना आसान है, या फिर वे केवल कक्षा की चर्चा की आवश्यकता को कम करते हैं? सर बी। सर बी। सर बी। बी बिल्कुल ठीक है कि वे अवधारणाओं के बीच संबंधों की समझ को बढ़ा देते हैं। देखिए 23वें नंबर का प्रश्न है। ये क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में स्थानीय ज्ञान और अनुभव को शामिल करने से छात्रों को कैसे मदद मिलती है? केवल पाठ्यपुस्तक सामग्री से परिचित होना, या फिर उनके पर्यावरण के प्रति गर्व और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना होता है। ये केवल वैश्विक जो मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने या पूरी तरीके से शिक्षा निर्देशों पर क्या होता है, निर्भर होना। बी। सर बी। सर चलिए बी। बी कहा आपने कि उनके पर्यावरण के प्रति गर्व और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। देखिए अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। एक और है, तो पर्यावरण अध्ययन में रोल प्लेइंग क्या है? गतिविधियां प्रभावी होती हैं क्योंकि वे तो तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करती हैं, निष्क्रिय सीखने को प्रोत्साहित करती है, ये छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोण के साथ सहानुभूति करने में मदद करती है, ये सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती हैं। सर बी। बी और बताओ। सर सी। सर सी। ये सर सी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये राइट आंसर है। ठीक है, सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका 25वें नंबर का कि पर्यावरण अध्ययन में जांच आधारित सीखने को सबसे अच्छा कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो ये कह रहा है कि छात्र प्रश्न पूछते हैं और अन्वेषण के माध्यम से उत्तर खोजते हैं। शिक्षक सभी उत्तर सीधे प्रदान करते हैं, या फिर छात्र जानकारी बोर्ड से कॉपी करते हैं, या फिर केवल तथ्यात्मक पुनः प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करना? सर ए। सर ए। सर ए। तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए क्या? छात्र प्रश्न पूछते हैं, अन्वेषण के माध्यम से क्या क्या उत्तर खोजते हैं, तो ए इसका क्या सही उत्तर है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने जो ये रखे हैं 1 से लेकर 25 नंबर तक के क्वेश्चन है, जो आपका टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित आपके एलटी का फर्स्ट पेपर है, तो वहाँ पर दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप में बनेगा, तो याद रख लीजिए, आपके सामने ये रखिए। ठीक है, तब तक इतना ही, आगे वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे।